नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। जैसे आप सभी ने हमारी पिछली कहानियों रीबोर्न एम्परर को इतना प्यार दिया, वैसे ही उम्मीद है कि आप इस नई कहानी को भी अपना प्यार देंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नई, रोमांचक और शक्ति से भरी कहानी, कैप्सूल एक्स विराज का बदलाव। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कमजोर था, डरपोक था, लेकिन एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैप्सूल एक्स विराज का बदला। विराज ने आधे दिन में ही भ्रूण दिमागी तलवार धारा को पूर्ण दिमागी तलवार धारा के स्तर तक पहुंचा दिया था। इस वजह से वो एक बार फिर संस्थान में चर्चा का केंद्र बन चुका था। विराज के कमरे के ऊपर उठने वाली शक्तियों और आभा को महसूस कर चक्रधर समझ गए थे कि ये विराज की उपलब्धि है। उन्हें इस बात का दुख था कि विराज ने बैटल हाउस में दाखिला नहीं लिया। उन्होंने विराज से कहा, तुम्हारी प्रतिभा अलग स्तर की है। तुम में सुप्रीम स्तर के योद्धा बनने के सारे गुण मौजूद है। इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी मार्शियल क्षमता का लगातार विस्तार करते रहना। चक्रधर की बातें सुनकर विराज को समझ नहीं आया कि इसका क्या उत्तर दे। चक्रधर ने कहना जारी रखा, 2 दिन बाद जब तुम अग्नि ऊर्जा लेने के लिए अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर जाओगे तो वहां टावर ट्रायल मुकाबले के लिए तुम्हें अपना नाम देना होगा। टावर ट्रायल मुकाबले में तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर तय होगा कि तुम कितनी सुविधाओं और छूटों को प्राप्त करने योग्य हो। हालांकि संस्थान की ओर से मिलने वाली अधिकतम छूटें तुम्हें दी जा चुकी हैं, पर तुम्हें औपचारिक तरीके से अपनी काबिलियत का इम्तिहान संस्थान को देना होगा। चक्रधर स्पष्ट बोलने वाले इंसान थे। उन्हें घुमा फिराकर चीजें कहना या सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आसपास खड़े विद्यार्थी ये सुनकर ईर्ष्या की अग्नि में जले जा रहे थे। उन्हें कितना ही समय इस संस्थान का हिस्सा बने हो चुका था, पर संस्थान की तरफ से उन्हें आज तक कोई छूट नहीं मिली थी, पर विराज को तो तोहफों का पूरा बूफे परोस दिया गया था। हालांकि विराज ने अयान और जतिन को हराकर अपनी प्रतिभा साबित कर दी थी, इसलिए किसी भी विद्यार्थी की इस बारे में अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। ये सुनकर विराज ने कहा, धन्यवाद सर, मैं ध्यान रखूंगा। चक्रधर ने कहा, वैसे मैं किसी और वजह से तुमसे मिलने आया था। ये जानकारी तो तुम्हें संस्थान के औपचारिक माध्यमों से मिल ही जाएगी। मेरे साथ आओ। चक्रधर की बात सुनकर विराज कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर चक्रधर के पीछे चल पड़ा। सभी विद्यार्थी विराज और चक्रधर को एक प्रश्न चिन्ह के साथ जाते हुए देखने लगे। चक्रधर विराज को अपने आवास पर लेकर आ गए। अपने आवास पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने और विराज के चारों ओर अदृश्य दीवार खड़ी कर ली। इस दीवार के आर पार देखा तो जा सकता था, किंतु अदृश्य दीवार के अंदर क्या बोला जा रहा है सुनाई नहीं दे सकता था। ये देखकर विराज समझ गया कि कोई बहुत जरूर और गोपनीय विषय है जिसे चक्रधर सर केवल उस तक सीमित रखना चाहते हैं। विराज के चेहरे के बदलते भावों को देखकर चक्रधर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जो तुमसे अभी कहने वाला हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई और उसे सुने, और मैं आशा करता हूं कि तुम इसके बारे में किसी से कभी कोई बात नहीं करोगे। ऐसा कहते ही उन्होंने अपनी कलाई को झटका दिया। ऐसा करते ही एक प्राचीन पुस्तक उनके हाथों में दिखने लगी। उन्होंने कहा, इस प्राचीन पुस्तक के अंदर आत्मा सुधार की तलवार धार तकनीक लिखी है। तुमने पूर्ण दिमागी तलवार धार विकसित कर ली है। अगर तुमने सफलतापूर्वक इस तकनीक को आत्मसात कर लिया तो ऐसे में ये गुप्त मार्शियल तकनीक तुम्हारी आत्मा की क्षमता को बढ़ा देगी। इससे तलवार ज्ञान और गोली बनाने के ज्ञान दोनों के लिए ये तकनीक लाभदायक सिद्ध होगी। चक्रधर की बातें सुनकर विराज समझ गया कि क्यों चक्रधर उसे ये बात कहने में इतनी सावधानी बरत रहे थे।
अगर ये बात बाहर आ जाती तो कलिंजर संस्थान में हल्ला मच जाता कि बैटल हाउस के प्रोफेसर ने एक बेहद गुप्त और शक्तिशाली तकनीक गोली संस्थान के विद्यार्थी को देकर अनुचित तरफदारी की है। चक्रधर ने अपनी बात कहकर उस प्राचीन पुस्तक को विराज को दे दिया। उस प्राचीन पुस्तक को लेने के बाद विराज ने कहा, धन्यवाद सर। मुझ पर इतना प्रगाढ़ विश्वास दिखाने के लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगा कि इस गुप्त तकनीक को अच्छे से सीख सकूं। चक्रधर ने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी क्षमता से मुझे विस्मृत ही करोगे। वैसे भले ही तुमने गोली संस्थान में दाखिला लिया है, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी मार्शियल तकनीक या तलवार तकनीक को विकसित करने पर ध्यान देना कम कर दो। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर अग्निदेवी वैधी या महान सम्राट समर सिंह की तरह ऊंचा मुकाम छूने की संभावना है। ये कहने के बाद चक्रधर ने चारों ओर खड़ी की अदृश्य दीवार को हटा दिया और फिर विराज की ओर देखकर कहा, जाओ और अगर तलवार तकनीक को सीखने से जुड़ी किसी भी समस्या का अनुभव तुम्हें हो तो मेरे पास बेझिझक पूछने आ सकते हो। विराज ने कहा, धन्यवाद सर। ये कहने के बाद उसने उस प्राचीन पुस्तक को अपनी लो ग्रेड यूनिवर्स रिंग में रखा और मुड़कर चक्रधर के आवास के बाहर आ गया। वहां से निकलने के बाद वो सीधे गोली संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय चला गया ताकि कमरे की मरम्मत के लिए कार्यालय में सूचना दे सके। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि किसी ने पहले ही प्रशासनिक कार्यालय में सूचना दे दी थी और उसके कमरे की मरम्मत की जा चुकी थी। ये सुनकर वो सोचने लगा कि किसने उसके कमरे की मरम्मत की सूचना प्रशासनिक कार्यालय को दी होगी। ऐसा सोचते हुए वो अपने कमरे की ओर जाने लगा। कमरे के पास पहुंचकर उसने पाया कि कमरे के गलियारे में बनी पत्थर की बेंच पर इनाया, अमायरा, अयान बैठे थे और उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों से थोड़ी दूरी पर विपुल, खबरों का सौदागर, बैठा हुआ था। उन तीनों को वहां बैठा देख विराज ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए उनसे पूछा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमायरा ने बेंच से उछलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हम लोग तुम्हारे इस उजड़ चुके आशियाने को फिर बसाने आए हैं। हर बार जब इनाया अपने स्तरों को पार करती थी तो हर बार अपने आशियाने को उजाड़ बैठती थी। ऐसे में हमारे जैसे बेचारे लोगों को इसके उजड़े चमन की सूचना कार्यालय तक पहुंचाने का काम सौंपा जाता था। तो हमें उजड़ते आशियानों को बसाने का लंबा अनुभव प्राप्त है। वैसे जब अयान ने तुम्हारी दिमागी तलवार धार की आभा के विस्फोट को महसूस किया तो हम लोग समझ गए थे कि तुम्हारे कमरे की छत उड़ चुकी होगी। इसलिए हम लोग सीधे गोली संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय चले गए और वहां जाकर तुम्हारे कमरे की मरम्मत करने की सूचना उन्हें दे दी। ये सुनकर विराज समझ गया कि किसने कार्यालय में सूचना दी थी। इस पागल की बात मत सुनो। अमायरा की ओर इशारा करते हुए अयान ने हंसते हुए कहा। फिर उसने विराज से कहा, वैसे मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस समय तुम्हारी दिमागी तलवार आभा संस्थान के चारों ओर फैली थी उस समय उस आभा के प्रकाश में मेरी दिमागी तलवार धारा में काफी ज्यादा सुधार हो गया। इसलिए तुम्हें धन्यवाद देने में यहां आया था। ये सुनकर विपुल अखबरों के सौदागर की आंखें पट बिजने की तरह खुल गई। वो सोचने लगा, अयान जो विराज का प्रतिस्पर्धी था अब विराज की तलवार आभा के बदौलत अपनी तलवार धार को मजबूत कर पाया है। ये खबर तो संस्थान में खूब सुर्खियां बटोरेगी। पर इनाया को सामने खड़ा देख वो इस मामले की तह में जाकर जांच पड़ताल करने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अयान, अगर मेरी दिमागी तलवार की आभा से आपके अंदर की रुकावट दूर हुई है तो ये आपके अच्छे भाग्य का परिणाम है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ऐसे में आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर अमायरा ने कहा,
विराज महोदय, अगर तुमने उस तलवार की धार आभा को इतनी शक्तिशाली ऊर्जा के साथ ना छोड़ा होता तो अयान के अंदर की वो रुकावट लंबे समय तक दूर नहीं होती। ऐसे में अनचाहा सही पर योगदान तो तुम्हारा है ही मेरे बंधु। अमायरा के चुप होते ही अयान ने कहा, इसलिए मैंने और अमायरा ने निश्चय किया है कि हम तुम्हारी इस अप्रत्यक्ष मदद के लिए तुम्हें कुछ देंगे। ऐसा कहते के बाद अयान ने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक लंबी तलवार जो म्यान के अंदर रखी थी बाहर निकाली और उसे विराज की ओर बढ़ा दिया और कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रतिभा बेमिसाल है। तुम्हारी तलवार तकनीक बेजोड़ है। ऐसे में मेरी तरफ से ये धन्यवाद तोहफा तुम्हारी तलवार तकनीक को बढ़ाने में मदद करेगी। ये कहकर वो हंसने लगा। फिर कहा, मेरे शुरुआती दिनों में मैं इसी तलवार का प्रयोग करता था। ये शांडिल्य की महान तलवार है। ये एक मिड ग्रेड आत्मा संसार सुराधीन तलवार है। इस तलवार के अभ्यास से मैंने अपनी तलवार तकनीक को पैना बनाने की कड़ी साधना की है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी इससे काफी लाभ मिल सकते हैं। मैं इसकी संपूर्ण शक्ति का लाभ उठा चुका हूं। इस वजह से मैंने दूसरी तलवार की ओर रुख कर लिया। तब से ये तलवार मेरे पास ऐसे ही रखी हुई थी। आज जब तुम्हारा और मेरा मुकाबला हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी तलवार तकनीक लचीली, शक्तिशाली और बेरहम है, साथ ही मेरी इस तलवार की शक्ति की आभा से काफी मेल खाती है। तुम्हारी तलवार तकनीक और ये सुराधीन शांडिल्य की महान तलवार मिलकर कहर मचा सकती है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं अपना ये खजाना एक असली हीरो को दे रहा हूं। और हाँ, ना मत करना। बड़े भाई का प्यार समझकर रख लो। अयान के अंदर अपने प्रति प्रेम और सम्मान के भाव देखकर विराज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अपने बड़े भाई का इतने प्यार से दिया हुआ तोहफा छोटा भाई लेने से कैसे मना कर सकता है। अयान ने तलवार विराज के हाथों में दे दी। विराज ने तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया और उसे देखने लगा। उस तलवार को परखते हुए वो सोचने लगा, मुझे एक भरोसेमंद तलवार की खास जरूरत थी। साधारण स्टील की तलवार मेरी बढ़ती शक्ति के अनुरूप प्रहार करने में कमजोर पड़ती जा रही थी। ये सामान्य स्टील की तलवार की तुलना में तो काफी ज्यादा मजबूत है। साथ ही देखने से लग रहा है कि ये मेरी तेज रफ्तार के साथ पूरी तरह से अनुकूल रहेगी। विराज को बारीकी से तलवार की जांच करता देख अयान के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। उसने विराज से कहा, विराज क्यों नहीं, तुम अपनी इस सुरागहीन तलवार को चलाकर देखो। इससे तुम समझ पाओगे कि ये तुम्हारे लिए कितना सुविधाजनक है। विराज ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद वो सभी गलियारे के सामने बने पार्क में आ गए। उसने तलवार को हवा में उठाया और कितने ही वार एक के बाद एक हवा में कर डाले। सुरागहीन तलवार बेहद पतली और पैनी थी, साथ ही हवा में वार करने पर इसकी गति इतनी तेज थी कि उससे विराज के हमला करने की रफ्तार बढ़ गई। उसकी गति के साथ उस तलवार का संतुलन कमाल का था। ये महसूस कर विराज के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। तलवार की धार उसके शरीर में तेज गति से दौड़ने लगी। जल्दी ही तलवार की धार उसके शरीर से निकलकर सुरागहीन तलवार में समाने लगी। ऐसा होते ही सुरागहीन तलवार धीरे धीरे सभी की आंखों से ओझल हो गई। विराज ने देखा कि सामने तलवार दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि उसने तलवार का हैंडल अभी भी पकड़ रखा था। वो अभी भी हाथों में तलवार पकड़कर खड़ा था, पर किसी को वो तलवार नहीं दिखाई दे रही थी। विराज को अब उस सुरागहीन शब्द का अर्थ समझ आया। वो सोचने लगा, इसका अर्थ ये हुआ कि ये तलवार दिखाई ही नहीं देती। इससे तो ये प्रतिस्पर्धी पर कहर मचा देगी। ये देखकर और सोचकर विराज के चेहरे पर एक अलग ही खुशी चमकने लगी। विराज को खुश होता देख अयान ने कहा,
ये सुरागहीन तलवार महान योद्धा शांडिल्य ने उल्कापिंड के पारदर्शी पत्थरों और कुछ खास किस्म के गुप्त पदार्थों को मिलाकर बनाई थी। भले ही ये एक मिड ग्रेड आत्मा संसार हो, पर इसकी ताकत किसी भी हाल में हाई ग्रेड आत्मा संसार से कम नहीं है। तलवार को देखने के बाद इनाया, जो काफी देर से तीनों की बातें चुपचाप सुन रही थी, ने कहा, वैसे मैं भी तुम्हें हाई ग्रेड आत्मा तलवार देने की सोच रही थी, पर अब लगता है कि तुम्हें मेरी इस तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कहते ही उसने अपनी कलाई को झटका दिया और एक बेहद बारीक आंतरिक कवच प्रकट हो गया। उसने वो बारीक कवच पास ही पत्थर की बनी एक मेज पर रख दिया। फिर उसने कहा, मैंने इस कवच को ब्लैक पाइथन धर्म के मानने वाले एक मार्शियल आत्मा योद्धा को मारकर उससे हासिल किया था। जब मैं उस पर हमला कर रही थी तो इस कवच ने मेरी हमला करने की शक्ति को कमजोर कर दिया था। ऐसे में ये कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। ये कहकर उसने विराज की तरफ मां की ममता भरी नजरों से देखा और कहा, भले ही तुम्हारी ताकत अब अच्छे स्तर पर आ चुकी है, फिर भी तुम्हारी रक्षा करने में ये कवच तुम्हारी मदद करेगा। विराज ने इनाया से वो कवच ले लिया। विराज को कवच देने के बाद इनाया ने विराज से कहा, तुम काफी थक गए होंगे, अब जाओ और आराम करो। कल मैं तुम्हें कलिंजर संस्थान घुमाऊंगी। तुम्हें परसों होने वाले टावर ट्रायल के लिए अपनी ऊर्जा को बचाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद इनाया, अमायरा और अयान ने विराज से विदा ली और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विपुल अखबारों का सौदागर, जो अभी तक इनाया के डर से एक कोने में चौकड़ी मारे बैठा था, फुदककर विराज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक कागज अपनी जेब से निकाला और उसे विराज के हाथों में थमा दिया और कहा, इसमें टावर ट्रायल और अग्नि प्रकट ऊर्जा टाव के बारे में काफी सारी जानकारियां हैं। मैं जितनी भी जानकारी टावर ट्रायल के बारे में जुटा सका मैंने इसके अंदर लिख दी है। तुम इसे पढ़ लेना और उसके अनुरूप अपने आप को टावर ट्रायल के लिए तैयार कर लेना। उस कागज को लेने के साथ ही विराज ने कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन बाद टावर ट्रायल होने वाले थे। ऐसे में टावर ट्रायल में विराज के सामने किस तरह के मुकाबले को करने का चैलेंज उत्पन्न होगा? क्या विराज टावर ट्रायल में मिली सभी चुनौतियों का सामना कर पाएगा? टावर ट्रायल मुकाबले के बाद क्या विराज को संस्थान की ओर से कोई विशेष छूट मिलेगी? सभी लोगों के जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। उसने अयान की दी हुई सुरागहीन तलवार मेज पर रख दी। फिर उसने अपनी लो ग्रेड रिंग में से चक्रधर की दी हुई प्राचीन पुस्तक निकाल ली, जिसमें आत्मा सुधार की तलवार धार तकनीक के बारे में लिखा था। ये एक गुप्त और रहस्यमय तकनीक थी। विराज ने जैसे ही पुस्तक को खोला, उस पुस्तक से तलवार धार की हल्की आभा निकलने लगी। इससे एक चुभन उसे अपने पूरे शरीर में महसूस होने लगी। शीघ्र ही उस पुस्तक से कितनी ही अलग तरह की तलवार की बिजलियां उस कमरे में चमक उठीं। विराज उन सभी तलवार की बिजलियों को समझने की कोशिश करता, उससे पहले ही पुस्तक से एक विशालकाय तलवार की मजबूत आभा निकली और हवा में उड़ते हुए उसके सिर के अंदर समा गई। चांदी के रंग सी चमकदार वो दिव्य आभा जैसे ही उसके दिमाग के अंदर पहुंची, बड़ी मात्रा में सूचनाओं का विस्फोट उसके दिमाग में हो गया। ऐसा होते ही उसने तेजी से अपनी आंखें बंद की और पद्मासन लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और अपनी अंतरात्मा पर ध्यान लगाने लगा। शीघ्र ही वो अपनी अंतरात्मा के समुद्र के सामने था। उसने देखा कि उसके अंतरात्मा के समुद्र में भीषण चक्रवात उठा हुआ था। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उफन रही थी, जो सब कुछ निगलने का इरादा लिए ऊंचाई की हर सीमा को पार कर देना चाह रही थी। उस उफनते सागर के चक्रवात पर किसी अज्ञात ऊर्जा का बवंडर तेजी से आकर टकरा गया। उस अज्ञात ऊर्जा के बवंडर की शक्ति भयानक थी, इससे अंतरात्मा के समुद्र में उठ रहा तूफान भीषण हो उठा। तभी वहां पर महान सम्राट समर सिंह की तलवार का हैंडल प्रकट हो गया, जो देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था।
शीघ्र ही वो इतना विशालकाय हो गया कि उसने सारे अंतरात्मा के समुद्र को अपने नीचे ले लिया। अज्ञात ऊर्जा का वो बवंडर अब उस तलवार के हैंडल से टकराने लगा। तलवार का हैंडल उस अज्ञात ऊर्जा को मांझने लगा, उसमें सुधार करने लगा और उसमें शक्ति का संचार करने लगा, और फिर उस तलवार के हैंडल से छनकर वो अज्ञात ऊर्जा का बवंडर अंतरात्मा के समुद्र में समाने लगा। उस अज्ञात ऊर्जा के अंतरात्मा के समुद्र में समाने से अंतरात्मा का समुद्र और बड़ा होने लगा। उसकी विशालता बढ़ती जा रही थी। तभी उस अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर असंख्य तलवारों की बिजलियां चमक उठीं और अनगिनत चित्र बड़ी मात्रा में प्रकट हो गए। विराज ने तेजी से सभी चित्रों पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वो एक एक करके हर चित्र को उसकी सभी बारीकियों के साथ आत्मसात करता जा रहा था। उसकी अंतरात्मा के समुद्र पर उठने वाला तूफान मजबूत होता जा रहा था। उससे उठने वाली लहरें विशालकाय होती जा रही थी। उन असंख्य चित्रों को एक के बाद एक ग्रहण करते हुए उसकी आंखों में तेज पीड़ा होने लगी। उसे लगा कि जैसे कोई नुकीली चीज उसकी आंखों में चुभ रही हो। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था और जब उसका दर्द असहनीय हो उठा तो उसने अपनी आंखें खोल दी। ऐसा करते ही तलवार की ऊर्जा उसकी पुतलियों से बाहर निकली और हवा से होती हुई दीवार पर जाकर गिर पड़ी। ऐसा होते ही दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाओं में दो निशान छप गए। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपने आत्मा सुधार की गुप्त तलवार तकनीक सफलतापूर्वक अर्जित कर ली है। इस तकनीक को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। सिस्टम एक नए फंक्शन को ऐड कर रहा है। फंक्शन का नाम है आत्मा परिशोधन। विराज, आप स्क्रीन पर जाएंगे तो वहां आपको ये नया फंक्शन दिख जाएगा। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद वो अपनी आंखों को हल्का हल्का दबाने लगा। शक्तिशाली ऊर्जा के उसकी आंखों से निकलने के कारण उसकी आंखें हल्का सा सूज गई थी। अपनी अंतरात्मा में हुई इस भीषण उथल-पुथल से उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। तभी उसकी नजर मेज पर रखी प्राचीन पुस्तक पर पड़ी। मेज पर प्राचीन पुस्तक गायब थी। उसके स्थान पर उस प्राचीन पुस्तक का मलबा मेज पर बिखरा पड़ा था। किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव से उस प्राचीन पुस्तक में विस्फोट हो चुका था, जिससे वो प्राचीन पुस्तक नष्ट हो चुकी थी। ये देखकर वो सोचने लगा, चक्रधर सर कमाल है। प्राचीन पुस्तक के नष्ट हो जाने से उसके रहस्य के प्रकट होने का खतरा सदैव के लिए समाप्त हो गया। और मेरे अंदर इसका ज्ञान समा ही चुका है, तो मेरे अब ये किसी काम की थी नहीं। और मेरे अंदर से तो ये किसी और के पास जा नहीं सकती। इससे ये गुप्त तकनीक गुप्त ही बनी रहेगी। फिर वो सिस्टम के दो शब्दों के बारे में सोचने लगा, आत्मा परिशोधन। ऐसा सोचते ही उसने सिस्टम की स्क्रीन को सामने आने का संकेत दिया। संकेत मिलते ही एक अर्धपारदर्शी स्क्रीन उसके सामने प्रकट हो गई। उसने स्क्रीन को देखा तो पाया कि पहली स्क्रीन और इस नई स्क्रीन में अंतर ये था कि नई स्क्रीन में दो चमकदार शब्द जुड़ चुके थे, आत्मा परिशोधन। बिना कोई देर किए उसने अपने हाथ को उठाया और आत्मा परिशोधन वाले कॉलम को दबा दिया। ऐसा होते ही स्क्रीन बदल गई। स्क्रीन पर एक मनुष्य की आकृति पद्मासन लगाए बैठी थी। उसके पैरों से लेकर सर तक 5 दिल की आकृति एक के ऊपर एक बनी हुई थीं। पहली दिल की आकृति जहां उसके पैरों में थी, वही 5वें दिल की आकृति उसके सिर में थी। बाकी दिल की आकृति उन दोनों के बीच में थी। उस आकृति और उन सभी दिलों की आकृति की दिशा आकाश की ओर थी। उस मनुष्य की आकृति में अनगिनत बिंदु उभरे हुए थे, जिनसे हल्की हल्की रोशनी छलक रही थी। उस आकृति के माथे पर एक बिंदु थोड़ी तेज रोशनी से जगमगा रहा था। स्क्रीन पर मनुष्य की उस आकृति के अलावा 2 पंक्तियों में कुछ शब्द लिखे हुए थे। होस्ट विराज वर्धन। आत्मा की अलौकिक शक्ति।
आत्मा की अलौकिक शक्ति को पढ़कर वो अपने अंदर ही बड़बड़ाने लगा। आत्मा की शक्ति अलौकिक स्तर तक पहुंच चुकी है। जिस तरह मार्शियल आर्ट्स की दुनिया में डिसिपल, मास्टर, ग्रांड, इन्नेट इस तरह कई स्तर बने हुए थे, ठीक उसी तरह आत्मा की शक्ति के भी कई स्तर थे। आत्मा की शक्ति को निचले क्रम से लेकर उच्च क्रम तक बांटा गया था, जैसे अज्ञान स्तर, संवेदना स्तर, आध्यात्मिक प्रकाश स्तर, स्पष्टता की शुद्धता स्तर, अलौकिक शक्ति स्तर। फिर सिस्टम ने बताया, आत्मा की शक्ति का सबसे उच्च स्तर अलौकिक शक्ति स्तर को माना जाता है। हालांकि आत्मा की शक्ति के और भी कई उच्च स्तर है, जिनका ज्ञान किसी को नहीं है। आज से 1000 साल पहले महान सम्राट समर सिंह को आत्मा की अलौकिक शक्ति स्तर से ऊंचे स्तरों का ज्ञान था। उसके अलावा किसी और को इसका ज्ञान नहीं हो सका। विराज सोचने लगा, आत्मा की शक्ति के अलौकिक शक्ति स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम 5th ग्रेड अल्केमिस्ट होना जरूरी होता है। पर वो तो मैं हूं नहीं। तो फिर क्या महान सम्राट समर सिंह की तलवार के उस हैंडल की शक्ति से या फिर चक्रधर सर के दी हुई आत्मा सुधार की तलवार तकनीक की वजह से मैं आत्मा की अलौकिक शक्ति स्तर तक पहुंच सका? वो इस पर गंभीरता से विचार करने लगा और फिर उसने सोचा, या फिर दोनों ही शक्तियों की वजह से। खैर कुछ भी हो, आत्मा की शक्ति का अलौकिक स्तर तक पहुंचना तो मेरे लिए जबरदस्त घटना है। ऐसे में क्या फर्क पड़ता है कि किस शक्ति की मदद से मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और स्क्रीन पर नजर आने वाली मनुष्य की आकृति के अंदर उभरे अनगिनत हल्की रोशनी फेंकते बिंदुओं में से एक बिंदु को दबा दिया। तभी सिस्टम की आवाज उसे सुनाई दी, विराज, पहले आपको बादल द्वार एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना होगा। ये सुनकर विराज आश्चर्य में पड़ गया। उसे ये तो मालूम था कि बादल द्वार एक्यूप्रेशर पॉइंट शरीर के किसी हिस्से में होता है, पर किस हिस्से में कहाँ होता है ये उसे नहीं मालूम था। उसे गहराई से शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं थी। उसने सिस्टम से कहा, सिस्टम, मुझे बादल द्वार एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में कुछ बताओ। विराज के ऐसा कहते ही उसकी आंखों के सामने की स्क्रीन में बदलाव हो गया। उसके सामने एक मनुष्य की आकृति प्रकट हुई जिसमें कई सारे बिंदु थे, पर किसी से भी रोशनी नहीं निकल रही थी। बस एक बिंदु से तेज रोशनी निकल रही थी। उस बिंदु को देखकर वो समझ गया कि यही बादल द्वार एक्यूप्रेशर पॉइंट था। ये देखते ही उसने उस तेज चमकते बिंदु को दबा दिया। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बादल द्वार एक्यूप्रेशर पॉइंट को सफलतापूर्वक जगा दिया है। इस प्रक्रिया में आपके 1,00,000 एनर्जी पॉइंट खर्च हो गए हैं। 10,000 एनर्जी पॉइंट अभी आपके पास शेष हैं। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद उसने महसूस किया कि उसके दिमाग की स्पष्टता बढ़ती जा रही थी। एक अदृश्य शक्ति चारों दिशाओं से आकर उसके अंदर समाहित हो रही थी। वो अदृश्य शक्ति एक अज्ञात विधि को परिष्कृत कर रही थी और उस परिष्कृत शक्ति को उसकी अंतरात्मा के समुद्र में डाल रही थी। ये महसूस कर विराज के मुंह से खुशी से निकल पड़ा, जबरदस्त। उस परिष्कृत शक्ति के उसकी अंतरात्मा के समुद्र में समाने से उसकी आत्मा की शक्ति तेजी से मजबूत होती जा रही थी। ये महसूस कर उसने उस आकृति में उभरे बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं को दबा दिया। उसकी आत्मा की शक्ति तेजी से बढ़ती जा रही थी। वो अंदर ही अंदर अपनी आत्मा को शक्तिशाली महसूस करता जा रहा था। तभी सिस्टम की आवाज आई, आप आत्मा की अलौकिक शक्ति स्तर के 5वें लेवल पर पहुंच चुके हो। ये सुनकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगा, एक बार मेरा लेवल 9th स्तर तक पहुंच जाए तो मैं आत्मा की अलौकिक शक्ति की महानता को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा सोचते ही उसने आकृति में दिखने वाले हल्की रोशनी फेंकने वाले एक बिंदु को दबा दिया। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, डिंग,
कॉन्ग्रेचुलेशंस। वर्तल एक्यूप्रेशर पॉइंट जागृत करने के लिए 20,000 एनर्जी पॉइंट की जरूरत है। क्योंकि आपके पास पर्याप्त एनर्जी पॉइंट नहीं है, इस कारण से वर्तल एक्यूप्रेशर पॉइंट को जागृत करना निष्क्रिय हो गया है। ये सुनकर उसने अपने सिस्टम को बंद होने का संकेत दिया। संकेत मिलते ही सिस्टम बंद हो गया। उसके बाद वो बिस्तर पर लेटकर घोड़े बेचकर सो गया। अगले दिन सुबह में वो गहरी नींद का हरजाई बना सो रहा था। तभी तेज ठंड से उसकी सारा शरीर कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि मानो सैकड़ों सुइयां किसी ने से चुभो दी हो। ठंड से ठिठुरते हुए वो जाग गया और तेजी से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके सामने इनाया खड़ी थी। उसके हाथों में नीले रंग की रोशनी जगमगा रही थी और कमरे में हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ये देखकर विराज झल्ला गया और बोला, इनाया दी, ये कौन सा तरीका है मुझे उठाने का? सीधे सीधे भी तो आप उठा सकते थे। ऐसा कहकर वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। इनाया सुबह में जल्दी ही विराज को उठाने उसके कमरे आ गई थी। उसे सोता देख उसे शरारत सूझी। उसने ढेर सारी बर्फ को उसके कमरे में भर दिया, साथ ही उसके कमरे के दरवाजे को भी बर्फ से सील कर दिया। इससे उसका कमरा ठंडा हो उठा और उसकी आंख खुल गई। इनाया ने हंसते हुए कहा, चल अब तैयार हो जा, हम सब बाहर खड़े हैं। तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जा। ऐसा कहकर इनाया कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर में वो तैयार होकर बाहर आ गया। इनाया के साथ अमायरा और अयान भी खड़े थे। इसके बाद वो उन सभी के साथ संस्थान की सैर पर निकल पड़ा। इनाया कलिंजर संस्थान की एक एक चीज उसे दिखा रही थी और उससे जुड़ी कोई ना कोई कहानी अमायरा उसे बता रही थी। विराज ने देखा कि कलिंजर संस्थान में कितनी ही इमारतें थीं जो कितनी ही पहाड़ियों में फैली थीं। हर पहाड़ी का अपना एक अलग नाम था। सभी पहाड़ी एक दूसरे से रास्ते बनाकर जोड़ी गई थीं। चारों ओर प्रकृति अपनी सुंदरता लिए इस तरह खड़ी थी मानो विद्यार्थियों के साथ साथ वो भी आपस में मुकाबला कर रही हो कि कौन सी पहाड़ी सबसे ज्यादा सुंदर है। वहां पर उसने पाया कि बिल्कुल ही अलग प्रजाति के पेड़ पौधे थे। उसने अपने जीवन में ऐसे पेड़ पौधे कभी नहीं देखे थे। अमायरा ने उसे उन पेड़ों के फल खाने को दिए जिन्हें खाकर उसे एक अलग ही सुख प्राप्त हुआ। उसने कहा, इतने स्वादिष्ट फल, ये तो कमाल है। संस्थान की हर इमारत का अपना एक इतिहास था। संस्थान में जगह जगह कितने ही मैदान, अखाड़े और भी कई तरह की जगहें थीं। इनाया ने विराज से कहा, अभी तुम प्रथम वर्ष के छात्र हो, इसलिए तुम्हें संस्थान की सारी जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें संस्थान के और भी कई रहस्यों के बारे में पता चलेगा। संस्थान में छात्रों को सिखाने के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। एक के बाद एक रहस्यमय गुप्त चीजें वहां मौजूद थीं। कई चीजों के बारे में तो खुद इनाया या अमायरा तक को नहीं पता था। कितनी ही पहाड़ियां घूमने के बाद वो सभी लोग काफी थक गए। वहां से वो संस्थान के पास के एक स्थानीय बाजार चले गए। वहां जाकर सभी ने काफी सारी चीजें खरीदी। विराज ने भी बाजार से कई सारी चीजें खरीदे। दिन भर मटर गश्ती करने के बाद सभी लोग शाम तक वापस संस्थान आ गए। संस्थान वापस आकर तीनों विराज को उसके कमरे पर छोड़कर चले गए। अपने कमरे में पहुंचने तक विराज बेतहाशा थक चुका था। दिन भर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे पहाड़ पर जाते जाते उसकी टांगें अब जवाब दे चुकी थी। नींद उसे लगभग बेहोशी के आलम तक ले जा चुकी थी। बिस्तर पर लेटते ही वो कब बादलों की दुनिया का हमराही हो गया उसे भी नहीं पता चला। रात भर गहरी नींद लेने के बाद वो सुबह में जाग गया। उसने उठकर सोचा, कल रात को जितनी जल्दी नींद मुझे आ गई थी,
मेरे ट्रांस माइग्रेशन करने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। वो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया और छात्रावास से बाहर निकल गया। जल्दी ही वो अग्नि ऊर्जा प्रकट टावर की ओर चल पड़ा। उसे वहां पर अग्नि ऊर्जा लेने के लिए मुकाबलों से गुजरना था। वो हर मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार था। अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर में आखिर क्या होने वाला था? विराज को अग्नि ऊर्जा की जरूरत थी, पर अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर से अग्नि ऊर्जा लेने के लिए उसे एक कड़े मुकाबले से होकर गुजरना था। क्या ऐसे में विराज सफलतापूर्वक उस मुकाबले को जीत पाएगा, या फिर मुकाबले में हार कर उसे मिली सभी छूटों को गवा देगा? तैयार होने के बाद उसने सुरागहीन तलवार उठाई और वो इनाया के साथ अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर की ओर चल पड़ा। कुछ पहाड़ियों को पार करने के बाद वो दोनों अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर पहुंच गए। विराज ने देखा कि अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर पहाड़ों से घिरी एक घाटी में अवस्थित था। चारों ओर से घिरी उस घाटी में छोटा सा मैदान था। वो एक छोटी घाटी थी जिसके चारों ओर ऊंचे पहाड़ सीध में खड़े थे। उस घाटी के एक खड़े पहाड़ के समानांतर नीचे से ऊपर अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर बनाया गया था। उस घाटी के चारों तरफ ऊंचे उठे पहाड़ों पर बैठने के लिए सीटें लगाई हुई थीं। इससे उस घाटी के चारों ओर ऊंचाई पर बैठना संभव था। वहां से अग्नि ऊर्जा टावर की हर मंजिल का नजारा एकदम साफ साफ दिखाई देता था। उन सभी बेंचों पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठे हुए थे। बड़ी संख्या में विद्यार्थी रास्ते से होते हुए उस ओर चले आ रहे थे। उस टावर के चारों ओर विद्यार्थियों का शोर पूरे जोरों पर मचा हुआ था। विराज और इनाया के वहां पहुंचते ही विद्यार्थियों ने तेज आवाज में शोर मचाना शुरू कर दिया। एक नए विद्यार्थी को दाखिले के साथ ही अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर से अग्नि ऊर्जा लेने की छूट मिलने की खबर ने पूरे संस्थान में रोमांच का एक तूफान ला दिया था। संस्थान का हर विद्यार्थी ये जानने को अति उत्सुक था कि विराज अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर से कौन सी अग्नि ऊर्जा को प्राप्त कर पाता है। इसके साथ ही अग्नि ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद उसे टावर ट्रायल मुकाबले में हिस्सा लेने जाना था। उस मुकाबले को देखने का भी माहौल वहां पर गर्मा चुका था। विराज जिस रास्ते से आया था वो इस समय टावर के सामने वाले पहाड़ की चोटी पर था। वो और इनाया जल्दी ही पहाड़ की चोटी से घाटी की ओर जाने वाली सीढ़ियों से होते हुए नीचे घाटी में उतर आए। घाटी में उतरने पर ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक मैदान को पहाड़ों ने चारों ओर से घेरकर कैद कर लिया हो। विराज ने अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर को ध्यान से देखा तो वो नीचे से ऊपर कई मंजिला टावर था। उस टावर में नीचे से लेकर ऊपर तक जाने के लिए विशालकाय सीढ़ियां बनाई गई थी। हर मंजिल पर एक गुफा बनी थी। इस तरह जमीन से लेकर आकाश तक बड़ी संख्या में गुफाएं उस टावर के अंदर बनी हुई थीं। हर गुफा के अंदर एक अलग किस्म की अग्नि ऊर्जा रखी हुई थी। गुफा के प्रवेश द्वार को किसी अदृश्य पारदर्शी शक्ति से बंद किया हुआ था। एक तरह से वो पारदर्शी गुप्त शक्ति उस गुफा में रखी अग्नि ऊर्जा की रक्षक थी। उस अग्नि ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उस रक्षक की हत्या करना जरूरी था। इस तरह उस पारदर्शी शक्ति को नष्ट करने पर ही उस गुफा के अंदर जाया जा सकता था। इनाया और विराज घाटी में पहुंचने पर तेजी से अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर के पास पहुंच गए। टावर के नजदीक पहुंचने पर इनाया ने विराज से कहा, विराज तुम्हारे साथ मैं यहीं तक आ सकती थी, आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ये सुनने के बाद विराज ने अपना सिर हिलाया और वो आगे की ओर चल पड़ा। इनाया वापस जाकर एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई और वहां बनी विद्यार्थियों के लिए बनी बेंच पर बैठ गई। चारों ओर जोरदार हल्ला हो रहा था। विराज आगे बढ़ते हुए अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर के अंदर चला गया। वहां पर एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। विराज को देखकर वो खड़ा हो गया और बोला, कैसे हो विराज? मेरा नाम सत्यपाल है और मैं इस अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर का पहरेदार हूँ।
वर्षों से मैं इस टावर की पहरेदारी कर रहा हूं। मेरी आंखें जवान से बूढ़ी हो गई। इस दौरान कितने ही युवाओं ने आकर यहां से अग्नि ऊर्जा प्राप्त की और फिर आगे चलकर इतिहास में बड़ा नाम कमाया। ये अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर बाहर से देखने में जितना शांत और महान सौंदर्य की रमणीय कलाकृति लगता है, ना अंदर से उतना ही उद्वेलित, अशांत और विकराल है। इसलिए तुम्हें अपनी अग्नि ऊर्जा की किस्म को चुनते समय बेहद समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इस अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर की हर गुफा में एक अलग किस्म की अग्नि ऊर्जा रखी हुई है। सभी अग्नि ऊर्जा शक्ति के हिसाब से अलग अलग रैंकिंग में बटी हुई है। कुछ अग्नि ऊर्जा अर्थ रैंक और पावर रैंक की भी हैं, पर वे संस्थान की गोपनीय तिजोरी में सुरक्षित रखी है। अर्थ रैंक या पावर रैंक की अग्नि ऊर्जा काफी दुर्लभ होती है, इसलिए वो इस टावर में उपलब्ध नहीं है। विराज ने कहा, मुझे अमायरा ने बताया था कि कहानियों में किसी स्वर्गीय अग्नि ऊर्जा के बारे में लिखा है। क्या ये स्वर्गीय अग्नि ऊर्जा सच में होती है? सत्यपाल ने जवाब दिया, पुराने जमाने के लोगों का ऐसा मानना था कि महान स्वर्गीय अग्नि ऊर्जा दुनिया में मौजूद थी। पुरानी कहानी के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवता किसी काम से हमारे महाद्वीप आए थे। उस समय किसी दुष्ट राक्षस से लड़ते समय उन्होंने महान स्वर्गीय अग्नि ऊर्जा का आह्वान सीधे स्वर्ग से हमारे महाद्वीप तक किया था। उन देवताओं के वापस स्वर्ग लौटने के बाद लोगों का ऐसा मानना था कि वो स्वर्गीय अग्नि ऊर्जा महाद्वीप पर ही रह गई थी। पर मुझे लगता है कि ये बस एक मिथक है। हकीकत में ऐसी कोई स्वर्गीय अग्नि ऊर्जा मौजूद नहीं है। फिर सत्यपाल ने विराज की ओर देखा और कहा, खैर इन बातों को रहने दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर के नीचे से ऊपर जाने पर हर गुफा में मौजूद अग्नि ऊर्जा ज्यादा ताकतवर है। साथ ही उस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा देने वाली पारदर्शी अदृश्य शक्ति भी ऊपर जाने पर ज्यादा शक्तिशाली होती चली जाती है। और टावर की सबसे ऊपर की कुछ गुफाओं के प्रवेश द्वार की अदृश्य शक्ति तो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि बड़े बड़े मार्शियल आत्मा योद्धा भी उसे नष्ट नहीं कर पाते, जबकि उन सभी के पास अग्नि प्रकट मार्शियल विधि थी। ऐसे में जब तुम्हारे पास अग्नि प्रकट मार्शियल विधि भी नहीं है और तुम अभी बस एक 7th ग्रेड ग्रांड मार्शियल मास्टर ही हो, तो तुम्हारे लिए ऊपर की गुफाओं के प्रवेश द्वार को नष्ट कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम्हें नीचे की ही किसी गुफा में रखी अग्नि ऊर्जा का चुनाव करना चाहिए, ताकि उसके प्रवेश द्वार को नष्ट करके तुम उस अग्नि ऊर्जा को प्राप्त कर सको। ज्यादा ऊंचाई की गुफा को चुनने पर उसके प्रवेश द्वार पर मौजूद अदृश्य शक्ति को नष्ट कर पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा और ऐसे में तुम्हें खाली हाथ इस टावर से जाना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है कि तुम नीचे की किसी गुफा को चुन लो और अग्नि ऊर्जा को प्राप्त करो। वैसे भी तुम्हारे अंदर की प्रतिभा को देखकर मैं यही कह सकता हूं कि तुम्हें आगे चलकर संस्थान की ओर से उनकी तिजोरी में रखी अर्थ रैंक अग्नि ऊर्जा मिल ही जाएंगी। ये सुनने के बाद विराज ने अपने पैरों में बहती बिजली के कदम की रफ्तार को भरा और तेजी से टावर पर बनी विशालकाय सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की ओर चल पड़ा। सभी विद्यार्थी सांस थामे विराज को देखने लगे कि वो कौन सी गुफा के सामने जाकर रुकता है और किस अग्नि ऊर्जा को पाने के लिए संघर्ष करता है। शीघ्र ही वो अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर की सबसे ऊंची गुफा के सामने खड़ा था। ये देखकर सभी विद्यार्थी, शिक्षक और साथ में सत्यपाल चकित रह गए। विराज ने देखा कि उस गुफा के बाहर एक अदृश्य पारदर्शी शक्ति की परत बनी हुई थी। वो परत कई इंच मोटी थी, साथ ही उस परत में से होकर अदृश्य शक्ति लगातार गुजर रही थी, जिससे रह रहकर उस परत में लहरें उठ रही थी। सूर्य की किरणें जब उस परत पर पड़ रही थीं, तो उससे आंखों को चौंधियाने वाली चमक निकल रही थी। उस परत के ठीक पीछे आग उगलती गोल ज्वाला हवा में तैर रही थी।
उस आग उगलती गोल आकार की ज्वाला को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने सूरज का आकार एक बड़े पत्थर के आकार में ढालकर उसे इस गुफा के अंदर रख दिया था। उससे निकलने वाली लपटों से उस गुफा के अंदर का साथ ही उस गुफा के बाहर का तापमान भी काफी बढ़ा हुआ था। विराज को टावर की सबसे ऊंची गुफा के सामने खड़ा देख सत्यपाल ने सोचा, ये जीनियस लोग सच में बहुत ही घमंडी होते हैं। सत्यपाल ने टावर के अंदर बने घोषणा यंत्र से घोषणा की, विराज ने जिस अग्नि ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए चुना है वो है भूकेंद्रित प्रचंड लपट। ये एक हाई ग्रेड आत्मा रैंक है। इसकी शक्ति अन्य अग्नि ऊर्जा की तुलना में कई ज्यादा है। इस भूकेंद्रित प्रचंड लपट पर नियंत्रण पाना बेहद कठिन माना जाता है। ये कहकर सत्यपाल सोचने लगा, जिन योद्धाओं के पास अग्नि प्रकट मार्शियल विधि होती है वो भी इस भूकेंद्रित प्रचंड लपट पर नियंत्रण नहीं लगा पाते। पता नहीं ये लड़का इस पर कैसे नियंत्रण करेगा। विराज का ध्यान इस समय तक उस गुफा को छोड़कर बाकी हर जगह से हट चुका था। वो देख रहा था कि एक शक्तिशाली प्रचंड लपट अग्नि ऊर्जा और उसके बीच बस एक अदृश्य पारदर्शी शक्ति की परत मौजूद थी। उसके शरीर में एनर्जी की वेव तेज रफ्तार में बहने लगी। उसने सुराधीन तलवार को बाहर निकाल लिया। ऐसा करते ही दिमागी तलवार की धार उसके जिस्म में पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसने अपनी सुराधीन तलवार को जोरों से गोल गोल घुमाया, उसके अंदर शक्ति का तूफान भरा और एक जोरदार वार उस शक्तिशाली पारदर्शी परत पर कर डाला। उसका वार पड़ते ही उस पारदर्शी परत पर असंख्य दरारों के निशान पड़ गए, साथ ही उस पारदर्शी परत से बड़ी संख्या में छोटी छोटी लपटें बाहर की ओर निकलकर हवा में लुप्त हो गई। इससे गुफा के आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। ये देखकर उसने पवित्र तलवार शास्त्र की तलवार धार को अपने अंदर भरा और आत्मा की ताकत तलवार तकनीक का प्रयोग कर उस पारदर्शी परत पर कई सारे प्रहार कर डाले। अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर आने से पहले विराज ने जो सबसे जरूरी बात पता की थी वो ये थी कि इन अग्नि ऊर्जा का जो उद्गम स्थल होता है वहां पर इनकी आत्मा की छाप मौजूद होती है। इस वजह से इन अग्नि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें तलवार की शक्ति से नष्ट कर भी दिया जाता है तो कुछ ही देर बाद ये पुनर्जीवित हो उठती है। इन अग्नि ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए इनसे निकलने वाली लपटों को नष्ट करने की जरूरत पड़ती है, पर इससे ये खतरा नहीं रहता कि लपटें नष्ट होने पर अग्नि ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी। इस वजह से विराज को उस पारदर्शी परत पर संपूर्ण शक्ति से हमला करने में ये भय नहीं लग रहा था कि कहीं इससे भूकेंद्रित प्रचंड लपट को कोई नुकसान न पहुंच जाए। इस वजह से वो तेजी से उस पारदर्शी परत पर वार करता रहा। ये देखकर सत्यपाल सोचने लगा, ये लड़का तो पहले के युवाओं की तुलना में ज्यादा समझदार लग रहा है। उसने कितने ही योद्धाओं को देखा था जो भूकेंद्रित प्रचंड लपट को नुकसान न पहुंचाने के चक्कर में पारदर्शी परत को नष्ट नहीं कर सके थे, पर फिर भी इसकी बाहरी पारदर्शी परत इतनी ज्यादा मजबूत है कि इस लड़के से नष्ट नहीं हो पाएगी। काश इसने कम से कम 2-3 गुफा नीचे वाली अग्नि ऊर्जा को ही चुन लिया होता तो शायद ये पारदर्शी परत को तोड़ पाता। इतने सालों से अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर की पहरेदारी करने के बाद वो जानता था कि किस पारदर्शी परत की शक्ति कितनी है। कितने ही वार उस पारदर्शी परत पर करने के बाद भी पारदर्शी परत अपनी जगह पर बनी हुई थी। हालांकि उसमें अब तक सारी दरारें आ चुकी थी, पर उस परत को देखकर विराज को ऐसा लग रहा था कि वो धातु, मिट्टी, जल, वायु इन सब के मिश्रण से बनी थी, जिस वजह से उसमें दरारें पड़ने पर भी उसकी मजबूती में कोई कमी नहीं आई थी। इसके बाद उसने अपनी कलाई को झटका दिया और अग्नि नीर चूर्ण उसके हाथों में प्रकट हो गया। उस चूर्ण को देखकर सभी विद्यार्थी असमंजस में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थान पर इस चूर्ण का क्या काम था। उस चूर्ण को देखकर सत्यपाल की आंखें चमक उठीं।
वो तेजी से ऊपर की ओर भागा। विराज ने उस अग्नि नीर चूर्ण को उस पारदर्शी परत पर छिड़क दिया। तब तक सत्यपाल वहां पहुंच चुका था। उस चूर्ण को देखकर वो चीखा, अग्नि नीर चूर्ण। इस चूर्ण के उपयोग से इस अदृश्य पारदर्शी परत की ताकत को घटाकर आधा किया जा सकता है। पर तुम्हारे पास ये अग्नि नीर चूर्ण कहां से आया? इस चूर्ण को बनाने की विधि तो अग्निदेवी वैधी के साथ ही समाप्त हो गई थी। ये सुनकर सभी विद्यार्थी भौंचक्के रह गए। उन्हीं में से एक बोला, इसके पास 300 साल पुरानी कोई गुप्त अग्नि नीर चूर्ण बनाने की विधि भी है। ये लड़का आखिर है क्या? तभी दूसरे विद्यार्थी ने कहा, जरूर इसकी बहन इनाया ने ये इसे दी है। अगर ऐसा है तो ऐसा करके इनाया ने संस्थान के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके लिए तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर इनाया गुस्से से भड़क गई और बोली, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। मैंने विराज को ये चूर्ण नहीं दिया। वैसे भी अग्निदेवी वैधी का चूर्ण मेरे पास कहां से आएगा? बाहर मचे इस शोर से विराज को कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी सुरागहीन तलवार उठाई, बहती बिजली की धारा तलवार की ताकत को अपने अंदर भरा, दिमागी तलवार धार की शक्ति को सुरागहीन तलवार के अंदर डाला और अपनी पूर्ण एनर्जी की वेब से उस पारदर्शी परत पर सैकड़ों वार कर डाले। कुछ ही देर में परत टूटकर सैकड़ों अग्नि की लपटों में बदल गई और हवा में फैल गई और जल्दी ही गायब हो गई। ये देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक लड़का जिसे संस्थान में आए 2 दिन ही हुए हैं, उसने इतनी शक्तिशाली परत को नष्ट कर दिया था। गुफा में पारदर्शी परत के नष्ट होते ही भूकेंद्रित प्रचंड लपट गुफा से बाहर निकल आई। गुफा से बाहर निकलते ही उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा, उसका रंग तेजी से लाल होने लगा। इससे गुफा के बाहर तापमान भीषण गति से बढ़ने लगा और वो विशालकाय लाल रंग की लपट विराज को निगलने के लिए आगे बढ़ने लगी। ये देखकर सत्यपाल ने अपनी तलवार निकाल ली और अपने अंदर एनर्जी की वेब दौड़ा दी, ताकि अगर विराज इस विशालकाय लपट का शिकार बनने लगे तो वो विराज को बचा सके। जिस चूर्ण को बनाने की विधि 300 साल पहले नष्ट हो गई थी, वो विराज के हाथ कैसे लग गई थी? क्या उस विशालकाय लाल रंग की लपट से, जो विराज को निगलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी, उससे विराज अपनी रक्षा कर पाएगा? क्या वो भूकेंद्रित अग्नि लपट ऊर्जा को प्राप्त कर पाएगा? विराज ने अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर में भूकेंद्रित प्रचंड लपट गुफा की रक्षक अदृश्य पारदर्शी परत को नष्ट कर दिया था। पारदर्शी परत के नष्ट होते ही भूकेंद्रित प्रचंड लपट गुफा से बाहर निकल आई। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा, उसका रंग तेजी से लाल होने लगा। इससे गुफा के बाहर तापमान भीषण गति से बढ़ने लगा और वो विशालकाय लाल रंग की लपट विराज को निगलने के लिए आगे बढ़ने लगी। ये देखकर सत्यपाल ने अपनी तलवार निकाल ली और अपने अंदर एनर्जी की वेब दौड़ा दी, ताकि अगर विराज इस विशालकाय लपट का शिकार बनने लगे तो वो विराज को बचा सके। विराज ने अपनी तलवार उठाई और कितने ही वार उस भूकेंद्रित प्रचंड लपट की लपटों पर कर डाले। वो एक के बाद एक प्रहार उस लावा उगलती शक्ति पर करने लगा। उसके वार से लपट की ऊर्जा थोड़ी देर के लिए शांत हो रही थी और फिर तेजी से बढ़ जा रही थी। प्रचंड लपट का आकार अभी भी बढ़ता जा रहा था। उसके अंदर से निकलने वाले लावा की गर्म लपटों ने गुफा के बाहर का तापमान इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उससे विराज के कपड़े तक जलने लगे। पर इतनी भीषण गर्मी के बाद भी वो वहां खड़ा हो पा रहा था। उसे समझ आया कि उसकी आत्मा की शक्ति के अलौकिक स्तर पर होने की वजह से ही वो इस भीषण गर्मी में भी स्थिरता के साथ खड़ा था। उसने फिर से कितने ही वार सुरागहीन तलवार से उस लावा की लपटों पर कर डाले। फिर उसने सोचा, ऐसे इन लपटों पर वार करने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। पर क्या करूं? कुछ क्षण सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। ये लपटें इस भूकेंद्रित प्रचंड लपट के केंद्र से निकल रही हैं,
ऐसे में अगर मैं इसकी बाहरी सतह पर उठने वाली इन लपटों पर वार न करके इसके केंद्र पर वार करता हूं तो शायद ये लपटें शांत हो जाएं। ऐसा सोचते ही उसने बहती बिजली की तलवार की शक्ति को अपने अंदर भरा और उस भूकेंद्रित प्रचंड लपट के केंद्र पर सैकड़ों वार कर डाले। उसकी दिमागी तलवार की ऊर्जा उसके हाथों से होते हुए उसकी तलवार में लगातार समाती जा रही थी, जिससे उसके तलवार के वार की शक्ति का प्रभाव कहीं अधिक बढ़ चुका था। उस समय उसकी तलवार की शक्ति किसी भी मार्शियल आत्मा योद्धा से कम नहीं थी। हजारों वार उस केंद्र पर पड़ने से केंद्र दो हिस्सों में टूटने लगा। इसे देखकर विराज के अंदर एक अलग जोश आ गया। उसके कपड़े हर जगह से जल चुके थे। इतनी गर्मी में भी वो उस प्रचंड लपट के सामने डटा हुआ था। इसे देखकर सभी विद्यार्थियों की सांसें हलक में आ रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विराज इतनी गर्मी कैसे झेल पा रहा था। जल्दी ही वो भूकेंद्रित प्रचंड लपट दो भागों में टूट गई। टूटने के साथ ही उसके दोनों भाग हवा में जोरदार विस्फोट के साथ नष्ट हो गए। उसके विस्फोट से इतनी ज्यादा ऊर्जा और गर्मी निकली कि विराज कुछ मीटर पीछे जाकर पड़ा। जमीन पर गिरते ही तेज दर्द से वो छटपटा उठा, पर जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल लिया और वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसके दो भागों में टूटते ही उसके अंदर से एक छोटी गेंद लपटे उगलते बाहर निकल आई। उस छोटी गेंद के अंदर से नीली लपटें निकल रही थी, जिसकी गर्मी उस बड़े लावा की लपटों से काफी कम थी। इस नीली रंग की लपटों को देखकर विराज समझ गया कि इस भूकेंद्रित प्रचंड लपट का असली उद्गम इसी छोटी गेंद से हो रहा था। इसका अर्थ ये था कि उसने भूकेंद्रित प्रचंड लपट को पाने की एक बड़ी बाधा पार कर ली थी। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली। उस नीली रंग की लपट को छोड़ती छोटी गेंद को देखकर सत्यपाल को कुछ पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। विराज ने अपनी तलवार उठाई और उस गेंद के चारों ओर निकल रही नीली लपटों पर असंख्य वार कर डाले। उसकी दिमागी तलवार धार सुरागहीन तलवार से होते हुए जैसे जैसे उस नीले रंग की लपटों पर पड़ती जा रही थी, वैसे वैसे वो नीले रंग की लपटें कमजोर होती जा रही थी। तलवार से वार करते हुए वो लगातार इस बात का ध्यान रख रहा था कि किसी भी हालत में उस भूकेंद्रित प्रचंड लपट के केंद्र पर एक भी प्रहार न हो जाए। अगर उसके केंद्र पर एक भी प्रहार हो जाता तो इससे वो भूकेंद्रित प्रचंड लपट नष्ट हो जाती, क्योंकि उसी केंद्र से उसका उद्गम था। ऐसे में उसकी की गई सारी मेहनत शून्य हो जाती। उसके हाथ इतने महीन और संतुलित तरीके से चल रहे थे कि तलवार के वार सिर्फ उस लपट गेंद के बाहरी लपटों तक ही हो रहे थे। ये देखकर सत्यपाल बोले, क्या कमाल का नियंत्रण है इस लड़के का अपनी तलवार पर। एक भी वार गलत दिशा या निशाने पर नहीं पड़ रहा है। हर वार इस गेंद की बाहरी परतों को ही काट रहा है। इतना तेज, शक्तिशाली और संतुलित प्रहार कमाल है। बड़े बड़े शक्तिशाली इन्नेट ग्रांड मास्टर के पास भी इतना संतुलित और सटीक नियंत्रण अपनी तलवार पर नहीं होता। सच में ये एक महान प्रतिभावान लड़का है। तभी उसकी आंखों के सामने विराज ने उन लपटों पर एक साथ 200 वार कर डाले। उसके ऐसा करते ही कुछ ही समय में वो नीले रंग की लपटें शांत हो गई और उस भूकेंद्रित प्रचंड लपट से बैंगनी रंग की रोशनी निकलने लगी। नीले रंग की लपटों के शांत पड़ते ही विराज के लिए नारे उस घाटी के चारों ओर पहाड़ों पर लगी बेंचों पर बैठे हुए विद्यार्थियों के मुंह से लगने लगे। विपुल, जिसने इस अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर की कुछ जानकारियां विराज को दी थी, वो तेज तेज आवाज में विराज चिल्लाने लगा। उसकी देखादेखी सभी विद्यार्थी विराज चिल्लाने लगे। सभी विद्यार्थी उसकी प्रतिभा को देखकर चमत्कृत हो चुके थे और अब उसके उत्साह को बढ़ाना चाह रहे थे। चारों ओर विराज के लिए हुंकार उठता देख इनाया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। उसका सीना गर्व से फूल उठा।
उस बैंगनी रोशनी को भूकेंद्रित प्रचंड लपट से उठता देख विराज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सारा ध्यान आत्मा की अलौकिक शक्ति पर लगाने लगा। उसके ऐसा करते ही उसकी आत्मा से एक छाप ऊर्जा के रूप में निकलना शुरू हो गई और वो जाकर उस बैंगनी रंग में चमक रही गेंद के आकार की भूकेंद्रित प्रचंड लपट की उद्गम छाप के साथ मिल गई। इस तरह विराज ने उस अग्नि ऊर्जा भूकेंद्रित प्रचंड लपट के साथ अपनी आत्मा की छाप को मिलाकर उसके साथ आत्मा का संबंध जोड़ लिया। उसके ऐसा करते ही सत्यपाल चीख उठा, आत्मा की शक्ति वो भी अलौकिक स्तर पर। वो सोचने लगा, जब ये संस्थान आया था उस समय तो इसकी आत्मा की शक्ति जागृत तक नहीं थी और अब सीधे अलौकिक स्तर पर है। मात्र 2 दिन में इतनी बड़ी उपलब्धि। अब समझ आ रहा है कि क्यों 2 संस्थान इस विद्यार्थी के लिए लड़मरने तक को तैयार हो गए थे। अग्नि ऊर्जा के साथ आत्मा का संबंध जुड़ते ही अग्नि ऊर्जा गेंद से बैंगनी रंग की रोशनी उठना बंद हो गई और उससे गोल्डन रंग की रोशनी निकलने लगी। उसने महसूस किया कि उस गोल्डन रंग की रोशनी में गर्मी नहीं थी, इसके विपरीत उसमें एक गहरी ठंडक थी। उसके सिर्फ वहां होने से ही विराज को अपने अंदर एक शांति और सुकून का एहसास हो रहा था। वो अभी भी ध्यान की मुद्रा में ही खड़ा था पर उसकी आंखें खुली थी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अंतरात्मा की शक्ति पर ध्यान लगाने लगा। उसने देखा कि उसके अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर हवा में गोल्डन रंग की गेंद दहक रही थी। उसके अंतरात्मा के समुद्र के अंदर से एक ऊर्जा बाहर निकल रही थी और वो ऊर्जा जाकर उस गोल्डन रंग की रोशनी छोड़ते गेंद में समा रही थी। जल्दी ही वो गोल्डन रंग की गेंद तेज गोल्डन रंग की रोशनी में चमकने लगी और फिर उसके अंतरात्मा के समुद्र में समाने के लिए नीचे उतरने लगी। ये होते ही उसने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि वो गोल्डन रोशनी की गेंद उसके चारों ओर घूम रही थी। तभी वो गोल्डन रंग की गेंद उसके शरीर में समा गई। चारों ओर विराज डॉट विराज डॉट विराज के नारे लग रहे थे। तभी सिस्टम की आवाज उसके अंदर गूंज उठी, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपने भूकेंद्रित प्रचंड लपट, जो कि एक हाई ग्रेड आत्मा रैंक लपट है, को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है। आपको इनाम में 50,000 एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस! अभी अभी एक स्पेशल असाइनमेंट ट्रिगर हुआ है। तुम्हें भूकेंद्रित प्रचंड लपट को विकसित करना होगा और उसे विकसित करके पृथ्वी की सुनहरी ज्वाला में बदलना होगा। इसके लिए इनाम में तुम्हें एक विशेष वस्तु और 3 लक्की ड्रा खेलने का मौका दिया जाएगा। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये सुनने के बाद उसने वापस से अपनी अंतरात्मा पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसके अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर उसकी एनर्जी की वेव बह रही थी और भूकेंद्रित प्रचंड लपट से निकलने वाली ऊर्जा से उसकी एनर्जी की वेव परिशोधित और परिमार्जित हो रही थी। इसका मतलब ये था कि उसी एनर्जी की वेव की शक्ति उस भूकेंद्रित प्रचंड लपट की ऊर्जा के प्रभाव से और ज्यादा मजबूत होती जा रही थी, उसकी एनर्जी की वेव को ज्यादा तेज और संतुलित बना रही थी। और ऐसा करते हुए वो भूकेंद्रित प्रचंड लपट समुद्र में समाती जा रही थी। ये देखने के बाद उसने अपनी आंखें खोल ली और सोचने लगा, मतलब मेरी एनर्जी की वेव इससे प्रभावित होकर ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी है। जितना मुझे मालूम है ज्यादातर अग्नि ऊर्जा मजबूत शक्ति और अधिक तापमान की शक्ति को धारण करती हैं पर एनर्जी की वेव को सुधारने का कार्य नहीं करते। बस कुछ माइस्टिक रैंक की अग्नि ऊर्जा है जो इस तरह एनर्जी की वेव को सुधारने में सक्षम है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भूकेंद्रित प्रचंड लपट एक माइस्टिक रैंक अग्नि ऊर्जा है। ये तो कमाल है। सत्यपाल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि विराज ने सफलतापूर्वक भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा को प्राप्त कर लिया था।
वो सोचने लगा, सच में अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। इस लड़के की शक्ति के उद्गम को सही तरह से पहचान नहीं पाया। फिर उसने विराज से कहा, विराज अब तुम्हें चलना चाहिए। ये सुनते ही विराज ने बहती बिजली के कदम की रफ्तार को भरा और वो सीढ़ियों से उतरते हुए तेजी से अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर के बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही पहाड़ों के चारों ओर बैठे विद्यार्थियों की तालियों की आवाजें उस घाटी में गूंज उठीं। सभी विद्यार्थी विराज की वाहवाही कर रहे थे। तालियों का शोर था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विराज ने दोनों हाथों को जोड़कर अपना सिर नीचे झुकाकर सभी विद्यार्थियों के इस परम आनंदित कर देने वाले स्नेह को विनम्रता के साथ स्वीकार किया। इनाया और अमायरा के चेहरे पर इस क्षण को देखकर एक अलग ही खुशी दमक रही थी। उसी भीड़ में 5वीं रैंक का योद्धा यश भी विराज को भूकेंद्रित प्रचंड लपट को नियंत्रित करता देख रहा था। ये देखकर उसकी आंखें फैल गई थी। उसके अंदर उसकी एक पुरानी स्मृति का एक अध्याय अचानक से खुल उठा। एक बार उसने गोली संस्थान में एक बेहद ही कठिन और जटिल मिशन को पूरा कर दिया था। इसके इनाम में उसे अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर जाने और अग्नि ऊर्जा को चुनने का एक मौका मिला था। उस समय वो ताजा 6th ग्रेड इननेट मास्टर बना था। उत्साह और ताकत के एक अलग ही नशे में वो था। अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर के पहरेदार सत्यपाल ने उसे कई बार सावधान किया कि वो नीचे की किसी गुफा का चुनाव करें, पर शक्ति के अपने गुरूर में उसने उस टावर की सबसे ऊंची गुफा भूकेंद्रित प्रचंड लपट को चुना। उसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि उस प्रचंड की भयानक लपट में वो बुरी तरह से झुलस गया और उस प्रचंड लपट ने उसे टावर से उठाकर नीचे फेंक दिया और वो सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गिरा। उसके बाद उसे गोली संस्थान के अस्पताल में कई महीने बिताने पड़े, फिर कहीं जाकर वो सामान्य हुआ। वो सोचने लगा, इसने तो पहली ही बार में इस अग्नि ऊर्जा पर नियंत्रण कर लिया। सच में ये जीनियस कहलाए जाने का हकदार है, जिसके लिए 2 संस्थानों के प्रमुख लड़ मरे। ये सोचकर उसकी आंखें भर आई। आंसू की कुछ बूंदें उसकी आंखों से निकलकर उसके चेहरे से होते हुए उसके हाथ पर टपक पड़ी। वो तेजी से अपनी बेंच से उठ खड़ा हुआ, घाटी की ओर जाने वाली सीढ़ियों से होता हुआ तेजी से नीचे आ गया और विराज की ओर चलने लगा। यश को अपनी ओर तेजी से आता देख विराज को कुछ संदेह हुआ। जिस समय उसने जतिन को हराया था उस समय उसकी यश से थोड़ी बात हुई थी, बाकी वो यश के बारे में कुछ नहीं जानता था। यश ने उसके पास आते ही कहा, बहुत बहुत बधाई मित्र इस सफलता के लिए। मैंने भी इस भूकेंद्रित प्रचंड लपट को पाने की एक बार कोशिश की थी, पर उसका परिणाम काफी घातक रहा था मेरे लिए। ऐसा कहते हुए यश ने अपनी यूनिवर्स रिंग से कुछ कागज बाहर निकाले, जिन पर छोटे छोटे अक्षरों से काफी सघनता के साथ लिखा गया था। उन कागजों को विराज की ओर बढ़ाते हुए कहा, अब क्योंकि तुम ये भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा प्राप्त कर चुके हो, इसलिए ये जानकारी मेरे अब किसी काम की नहीं रही। इसलिए मैं इस जानकारी को तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये जानकारी तुम्हारे काफी काम आएगी। अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर से भूकेंद्रित प्रचंड लपट अग्नि ऊर्जा प्राप्त करने के बाद विराज जैसे ही टावर से बाहर निकला, यश ने आकर उसके हाथों की ओर कुछ कागज बढ़ा दिए। ये देख अमायरा ने यश को ताना मारा कि हमारी मदद तो की नहीं, विराज की कर रहे हो। यश वंगम ने कहा, राजकुमारी अमायरा, ये भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा बेहद दुर्लभ अग्नि ऊर्जा है। कलिंजर संस्थान के इतिहास में ये अग्नि ऊर्जा 3 बार ही प्रकट हुई है। अब भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा को विराज ने प्राप्त कर लिया है, तो अगली बार पता नहीं भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा कब प्रकट होगी। मैं काफी समय से इस भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा को नियंत्रित और विकसित करने के तरीकों की खोज कर रहा था। उसी क्रम में मुझे ये कीमती दस्तावेज मिले थे। क्योंकि भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा जा चुकी है, इसलिए अब ये कागज मेरे किसी काम के नहीं हैं।
मेरी तरफ से ये विराज को मदद है। आगे चलकर इस मदद के आधार मुझे विराज से बदले में मदद मिल सकेगी। यश की बात सुनकर अमायरा ने कुछ नहीं कहा। वो अयान की ओर देखने लगी। अयान ने उन कागजों को ध्यान से देखा, फिर एक नजर यश की ओर देखकर विराज को कहा, ये कागज एक महान शक्ति की विरासत का हिस्सा है, तुम्हें ये कागज ले लेने चाहिए। ये तुम्हारे निश्चित ही काम आएंगे। ये सुनकर इनाया ने उन कागजों को ध्यान से देखा। उन कागजों को देखकर उसे कुछ याद आने लगा। अचानक से उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने यश की ओर देखकर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही मनुस्क्रिप्ट है जो कि गोली संस्थान के एक महान विशेषज्ञ अपने पीछे छोड़ गए थे। उन महान विशेषज्ञ ने गोली संस्थान में कितने ही अनुकरणीय कार्य किए थे। ये सुनकर यश वंगम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सीनियर इनाया का ज्ञान भी उनकी शक्ति की तरह विस्तृत है। सीनियर इनाया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे हाथों में जो ये कागज हैं, वो गोली संस्थान के महान जीनियस के द्वारा छोड़ी गई महान अधूरी विरासत हैं। इन महान विशेषज्ञ के प्रताप से गोली संस्थान आज से 200 वर्ष पूर्व जगमगा उठा था। उस समय उन्होंने भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा पर न सिर्फ पूर्ण नियंत्रण हासिल किया था, अपितु उसे विकसित करने के तरीकों की भी खोज कर डाली थी। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वो हड्डी राजा के हाथों मारे गए। वो हड्डी राजा चोरी छुपे मानव प्रजाति के क्षेत्र में आधमका था और वो महान विशेषज्ञ एक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस कारण से उनका ज्ञान उनके साथ ही चला गया। एक बार हमारे पुरखों के एक गांव में एक दुष्ट शक्ति का आतंक बहुत बढ़ गया था। उस समय गांव के लोगों ने मुझसे मदद के लिए संपर्क किया। मैंने वहां जाकर उस दुष्ट का अंत कर दिया। उसी दुष्ट की यूनिवर्स रिंग से मुझे ये कागज मिले थे। तब से ये कागज मेरे पास ही हैं। यश की बातें सुनकर विराज को छोड़कर बाकी तीनों लोग थोड़ा पीछे हट गए। विराज को संस्थान के इतिहास की कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए वो उन तीनों के बदलते भावों के कारणों को समझ नहीं सका। इनाया, जो ज्यादातर समय शांत ही रहती थी, हल्का सा उत्तेजित होकर बोली, अगर मुझे सही सी याद आ रहा है। ऐसा कहकर वो किसी गहरी सोच में डूब गई। अयान ने एक लंबी गहरी सांस ली और विराज की ओर देखकर गंभीरता के साथ कहा, उन महान विशेषज्ञ ने उस भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा की शक्ति को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। उनके काल में ये भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा पृथ्वी की सुनहरी ज्वाला अग्नि ऊर्जा में बदल चुकी थी। ये सुनते ही विराज के दिमाग में तेजी से गुणाभाग होने लगी। वो सोचने लगा, अगर मैं सीनियर अयान की बात को सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि सीनियर यश जो कागज मुझे देना चाह रहे हैं, इन कागजों में भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा को पृथ्वी की सुनहरी ज्वाला अग्नि ऊर्जा में बदलने की विधि लिखी है। अगर ऐसा है तो ये कागज तो मेरे लिए रहस्यमय ज्ञान का सागर हैं। फिर कुछ देर दिमाग के अंदर सारी गुणाभाग शांत करने के बाद उसने अपना हाथ यश की ओर बढ़ाते हुए कहा, आप सभी लोगों के ज्ञान के प्रकाश में मुझे यही समझ आ रहा है कि ये कागज सच में मूल्यवान है। मैं सीनियर यश का बेहद आभारी हूं कि वो ये कागज मुझे दे रहे हैं। ऐसा कहते कहते उसने यश से कागज ले लिया और उसे अपनी लो ग्रेड यूनिवर्स रिंग में रख लिया। इसके बाद अमायरा ने अपने एक हाथ को अयान के कंधे पर रखते हुए कहा, वैसे ये बताओ तुम्हें वो अग्नि नीर चूर्ण मिला कहाँ से? ये सुनकर इनाया, यश, अयान सभी विराज की ओर देखने लगे। विराज उन्हें सच नहीं बता सकता था, पर उसने पहले से ही एक कहानी सोचकर रखी थी। वो जानता था कि इस चूर्ण का उपयोग करने के बाद लोग उससे इस चूर्ण की पृष्ठभूमि से जुड़े सवाल अवश्य दागेंगे। उसने कहा, कालपी सिटी से बाहर निकलने के बाद मैं विदिशा की ओर जा रहा था ताकि वहां पहुंचकर कलिंजर संस्थान के गाइड से संपर्क कर सकूं। रास्ते में मैं घने जंगलों से होकर गुजर रहा था।
तभी मैंने देखा कि मार्ग में एक ऋषि घायल पड़े थे। मैं उन्हें उठाकर एक गुफा में ले गया। 2 दिन उनका उपचार किया। वो ठीक हो गए। उन्होंने ही खुश होकर मुझे ये चूर्ण दिया था। ये सुनकर सभी लोगों की उत्सुकता घटने की बजाय बढ़ गई। अयान बोला, उनके पास अग्नि देवी वैधी का ये नष्ट हो चुका चूर्ण कहाँ से आया होगा? विराज ने कहा, वो तो मैं नहीं जानता। सभी लोग मन ही मन समझ रहे थे कि विराज उन्हें इस चूर्ण की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए उन सभी ने उससे इस बारे में आगे प्रश्न नहीं किया। वास्तव में हुआ यूं था कि खबरों के सौदागर विपुल ने जब उसे अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर के बारे में जानकारी दी तो उस जानकारी को पढ़ने के बाद वो सो गया। अगली सुबह जब इनाया उसे उठाकर बाहर चली गई तो विराज के कानों में पाराशल की आवाज गूंज गई। उसने देखा कि पाराशल उसके कमरे में खड़े थे। पाराशल तो अगले 15 दिनों तक प्रकट न होने की बात करके पेंटिंग में समा चुके थे, तो उन्हें देखकर विराज दंग रह गया। पाराशल ने कहा, मुझे रचनाकार संसार को अपग्रेड करने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो ये सब मामूली चीजें हैं, पर मैं इन तक पहुंच नहीं बना पा रहा हूं। इसलिए तुम्हें ही इन चीजों को इकट्ठा करके मुझे देना होगा। ऐसा कहते ही वो उसे एक कागज थमाकर जाने लगे। तभी विराज ने उन्हें रोककर पूछा, क्या आपको अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर की गुफाओं के बाहर पहरा दे रही पारदर्शी शक्ति के बारे में कुछ पता है? इस पर उन्होंने कहा, वो पारदर्शी शक्ति उसी रचनाकार पदार्थों से बनी है जिससे महान ट्रायल मैदान बना है। अग्नि देवी को इस महान ट्रायल के मैदान को बनाने के लिए कुछ पदार्थों को मनचाहा रूप देने की जरूरत पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने अग्नि नीर चूर्ण को विकसित किया था, जिसकी मदद से रचनाकार पदार्थों को तेजी से गलाया जा सकता था और फिर उन्हें मनचाहा रूप और आकार दिया जा सकता था। ये सुन विराज ने आंखें फैलाते हुए कहा, तो क्या आप वो अग्नि नीर चूर्ण मुझे दे सकते हो? इस पर पाराशल ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरे चूर्ण का असर सिर्फ महान ट्रायल मैदान के अंदर ही हो सकता है। पर मैं तुम्हें एक हल्के असर वाले अग्नि चूर्ण को बनाने की विधि बता देता हूँ। ये हल्का चूर्ण भी तुम्हारे लिए काफी होगा। ऐसा कहकर उन्होंने विराज को इस चूर्ण को बनाने की विधि बताई और चले गए। पाराशल की बताई विधि से अग्नि नीर चूर्ण बनाने के लिए बेहद दुर्लभ पदार्थों की जरूरत थी, जिसको हासिल करना उसके बस का नहीं था। तब उसने टेलीपैथी के जरिए अंगिरा से संपर्क किया। अंगिरा ने ही उसे टेलीपैथी के जरिए संदेश पहुंचाने की विधि बताई थी। पहले तो अंगिरा ने इतनी दुर्लभ चीजों को इकट्ठा करने में असमर्थता जताई, पर जब विराज ने उनका वचन उन्हें याद दिलाया तो वो मान गए और अगली सुबह तक टावर पर जाने से पहले उन्होंने सारी सामग्री कनव के हाथों उस तक पहुंचा दी। इस चूर्ण को हासिल करने के लिए विराज को कितने ही लो ग्रेड स्टोन की कुर्बानी देनी पड़ी। अमायरा ने अपनी प्यारी सी हंसी की लहर माहौल में छोड़ते हुए कहा, जब तुम्हें भूकेंद्रित अग्नि ऊर्जा मिल चुकी है तो हमें अब टावर ट्रायल की ओर चलना चाहिए। पता है, जब अयान पहली बार टावर ट्रायल गया था तो 15वीं मंजिल तक पहुंच पाया था। इनाया पहली बार में 19वीं मंजिल तक पहुंची थी। अब देखना है कि हमारा ये छोटा मगर शक्तिशाली योद्धा किस मंजिल तक पहुंच पाता है। अमायरा की बात सुनकर विराज इनाया की ओर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि इनाया 19वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रही थी। उसे अभी भी अपनी बहन की शक्ति की अपारता को समझना बाकी था। खबरों के सौदागर विपुल ने जो जानकारी उसे दी थी वो थी, टावर ट्रायल एक रचनाकार संसार है। पहली पीढ़ी के बादलों के सम्राटों के सामूहिक प्रयासों से इस टावर ट्रायल रचनाकार संसार को बनाया गया था। इसके बाद कुछ रचनाकार सम्राटों ने इसे आगे का रूप दिया। समय के साथ इन सभी लोगों के महान प्रयासों से टावर ट्रायल की शक्ति बढ़ती चली गई और आज ये टावर ट्रायल स्वर्ग की आधी भूमि स्तर तक पहुंच चुका है।
इस रचनाकार संसार टावर ट्रायल की खासियत ये थी कि ये योद्धाओं की शक्ति के अनुरूप उन्हें चुनौतियां उपलब्ध कराता था। जब एक मार्शियल मास्टर इसमें दाखिल होता था तो जिस ट्रायल से उसे गुजरना होता था वो उस ट्रायल से बिल्कुल अलग होता था जिससे एक ग्रांड मार्शियल मास्टर होकर गुजरता था। इसका परिणाम ये होता था कि कई बार मार्शल डिसिपल अपने पहले ही प्रयास में टावर ट्रायल में सफल हो जाता था और एक महान योद्धा जो मार्शियल राजा के स्तर तक पहुंच चुका होता था वो अपने पहले ही प्रयास में इस टावर ट्रायल के अंदर असफल रह जाता था। विपुल की जानकारी के हिसाब से जब से ये टावर ट्रायल बना था तब से 100 लोगों से भी कम लोग ही 19वीं मंजिल तक पहुंच बना पाए थे। ऐसे सभी लोग कम से कम 9th ग्रेड मार्शियल राजा तो थे ही। विराज सोचने लगा, इसका अर्थ ये हुआ कि इनायादी कम से कम 9th ग्रेड मार्शियल राजा के स्तर पर तो पहुंच ही चुकी है। सभी विद्यार्थी तेजी से टावर ट्रायल की ओर चल पड़े। अग्नि प्रकट ऊर्जा टावर में विराज के प्रदर्शन को देखने के बाद अब तो उन सभी की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई थी कि क्या विराज टावर ट्रायल में अपनी बहन इनाया के स्तर को छू पाता है या फिर उससे ज्यादा स्तर तक पहुंच पाता है या कम स्तर पर रह जाता है। अमायरा ने अपने हाथों को टावर ट्रायल की दिशा की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो अब जल्दी करो, हमें चलना चाहिए। ऐसा सुनते ही विराज, इनाया, अयान, यश सभी लोग टावर ट्रायल की ओर चल पड़े। देखते ही देखते विद्यार्थियों से भरा एक पूरा कारवां टावर ट्रायल की ओर चल पड़ा, इस उत्सुकता को मन में उठे हुए कि विराज टावर ट्रायल में किस मंजिल तक पहुंच पाता है। कलिंजर संस्थान की ही एक दूर पहाड़ी की चोटी पर टावर ट्रायल बना था। उस चोटी के चारों ओर ऊंची ऊंची चोटियों का साम्राज्य था और उन सभी चोटियों के बीच विद्यार्थियों की हलचल से वो चोटी जीवंत हो उठी थी। पूरी की पूरी चोटी ही रचनाकार संसार से बनी थी। विराज और सभी लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पहले से ही कई सारे विद्यार्थी मौजूद थे। ये देखते ही खबरों के सौदागर विपुल के पंख निकल आए। वो तेजी से उस पहाड़ी की चोटी की ओर दौड़ पड़ा ये जानने के लिए कि वहां चल क्या रहा था। कुछ ही देर में खबरों की हेडलाइन लेकर वो विराज और सभी लोगों के सामने प्रस्तुत था और फिर उसने उन लोगों को आंखों देखा हाल सुनाना शुरू कर दिया। योद्धाओं की सूची में दूसरा स्थान रखने वाला अर्नव वसु आज यहाँ टावर ट्रायल में चुनौती देने आया हुआ है। मुझे लगता है कि जो भी लोग यहाँ उसे देखने आए हैं वो सभी उससे अच्छे संबंध बनाने की फिराक में हैं ताकि उसके माध्यम से राजधानी की वसु फैमिली की नजरों में चमक सके। फिर उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, ये अर्नव वसु एक कचरा है। ये तो बस अपने परिवार के नाम पर उछलता रहता है। पूरे कलिंजर एम्पायर में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वसु फैमिली से उलझ सके। हालांकि मैं इस वसु फैमिली से नहीं डरता। मैंने एक बार एक मुकाबले में इसे धूल चटाई थी। ये कुछ जुगाड़बाजी करके योद्धाओं की सूची में दूसरे स्थान पर बैठा है, इसकी खुद की काबिलियत दूसरे स्थान पर बैठने की नहीं है। वसु फैमिली का नाम सुनकर विराज के अंदर गुस्से का तूफान उभर आया, पर तभी उसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया और बात को बदलते हुए बोला, इसी परिवार का एक पिल्ला हमारे कालपी सिटी आया था। बहुत उछल रहा था, मैंने भी उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। ये सुनकर अयान पहले तो कुछ समय के लिए दंग रह गया और फिर विराज के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो। अगर वसु फैमिली तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की सोचती है तो तुम्हारे साथ अयान चंद्रवंशी का चंद्रवंशी परिवार खड़ा है। चंद्रवंशी परिवार कलिंजर एम्पायर के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक है। हमारे परिवार की ताकत राजधानी के शाही घराने परिहार फैमिली से किसी भी कीमत पर कम नहीं है। ये सुनकर विपुल रुद्र के चेहरे पर एक तेज प्रकट हुआ और उसने कहा, उत्तरी सागर का रुद्र परिवार भी तुम्हारे साथ खड़ा है विराज। डरने का कोई विषय नहीं है।
विपुल उत्तर सागर के रुद्र परिवार से आता था, जिसके राजा थे निघासन रुद्र। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक 9th ग्रेड मार्शियल सम्राट बन चुके थे और मार्शियल मोनार्क स्टेज तक पहुंचने से बस चंद कदम दूर थे। टावर ट्रायल में विराज किस लेवल तक पहुंच पाएगा? क्या राजधानी के वसु फैमिली के अर्नव वसु के साथ विराज की कोई झड़प होने वाली थी? रचनाकार संसार से बना टावर ट्रायल कैसा था? वहां पर विराज के साथ क्या क्या घटने वाला था?